खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। ईवीएस की क्लास के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आज हम लोग की क्लास रहेगी। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी और एग्जाम की डेट भी जैसे ही अध्यक्ष की घोषणा होती है और आपको दिखने लगेगा तो बिल्कुल सब्जेक्ट को ठीक से पढ़िए। बाकी जीएस की क्लास तो ले ही रहे हैं कंटिन्यूअस। पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम कंटेंट और बिल्कुल आप खुद देख रहे होंगे कि सब कुछ उसमें कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये देखिएगा इस क्लास में नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर फॉर बेटर एनवायरनमेंट की क्लास है, जिसमें नेशनल अफेयर की क्लास जो है इसमें है और इंटरनेशनल वाली यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की क्लास नेक्स्ट वीडियो में है। राष्ट्रीय प्रयास की क्लास जो है इस वीडियो में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या किसमें हम लोग को देखना है। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इसमें राष्ट्रीय प्रयास इस क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करके देश के वनों तथा वन जीवन की रक्षा के लिए राज्य सरकार को अनुच्छेद 48 क 48 क के अंतर्गत, ये नोट कर लीजिएगा एग्जाम में आता है, निर्देश देता है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद आर्टिकल 51 क में नागरिकों को भी कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करते हुए सभी जीवों के प्रति दयालुता का भाव रखे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है देखा जाए इसमें, मानव द्वारा जब अपने चारों ओर घिरे प्राकृतिक आवरण को संरक्षित एवं उसे अपने अनुकूल बनाए जाने की प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण के नाम से जाना जाता है। इन्वायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत मानव के विकास में बाधक प्रतिकूल पर्यावरण को उसके अनुकूल पर्यावरण में बदला जा सकता है ताकि जीवधारी के विकास में कठिनाई न उठानी पड़ी। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहां हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रयास, यहीं से क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत भारत सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समावेशी और सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण आदि शामिल है। अब देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से वो लोग बना सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत कौन सा निम्नलिखित में से तथ्य शामिल नहीं है। ठीक है, यहां से ये डाल देंगे और एक इसी में से गलत कोई डाल देंगे, जो काम आप देख रहे होंगे उसी में से आपको छांटना होगा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है इस क्लास को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। जो बार बार पूछता है रिपीट करता है, जो रटने की आवश्यकता है वो रिमार्क हम कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस क्लास को देखने के बाद जो है आप जो है इससे संबंधित जो भी टेस्ट हो उसको जरूर दीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986, ये तो बार बार आता है, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य यूएनओ द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर जो स्वीडन में सम्मेलन का लक्ष्य पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरणीय सुधार हेतु योजना का विकास हेतु भारत में लागू करना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, आप जानते होंगे, अगर आपसे पूछा जाए वन अधिनियम कब आया तो 1980 में आया। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया तो 1972 में आया। कुछ चीजें याद रखिएगा, हाथी परियोजना कब आया? 1992 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में आया। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। शिक्षा का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारत में लागू हुआ। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, ये सब चीजें ऑनलाइन में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि सालों में मैंने देखा इस चीज को, तो ये सब रटे रहिएगा इसको। ठीक है, ये सब प्रश्न गलत ना हो आपके एग्जाम में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को निम्न नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से इसको आप देखेंगे। पहला है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना व नियंत्रण करना। दूसरा है पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा व सुधार करना। तीसरा है पर्यावरण के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। चौथा है पर्यावरण के प्रतिकूल उद्योग कल कारखानों को रोकना।
या आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंधित कर सकती है, जो पर्यावरण के प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं, याद रखिएगा। जल, वायु, मृदा की गुणवत्ता बनाए रखना। छठवां है प्रदूषण के कारण होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं को रोकने व प्रतिबंध करने का उपाय। अब यहां से हम लोग राष्ट्रीय सौर मिशन, आपकी एग्जाम पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सौर मिशन भारत में कब आया। इसकी स्थापना 2010 में होती है। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक 20 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2015 में इसका लक्ष्य 100 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखते हुए इसका नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन से राष्ट्रीय सौर मिशन कर दिया गया। ठीक है, आप जानते होंगे। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। नाम तेजी से बदला जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की जो है स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में आप लगाएंगे। ठीक है, और क्या पूछ सकता है इसके विषय में कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य कृषि अनुसंधान, सूखा को रोकने के उपाय और वातावरणीय जोखिम का प्रबंधन करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, इसकी स्थापना 2016 में किया गया। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उद्देश्य बायोमास इकाइयों को सहायता प्रदान करता है और जैव ऊर्जा को प्रोत्साहन करता है। ठीक है, तो बायोगैस किसे कहते हैं, तो मेथेन को जो है मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो है मेथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है। धान के खेत में, जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलता है, दलदली भूमि में निकलता है। CNG में 90% मेथेन पाया जाता है। और किस ग्रह पे मेथेन की वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, तो मंगल ग्रह पे जो है वहां पे मेथेन गैस का अनुमान लगाया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसका शुभारंभ 2021 में हुआ, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था से नवीन हाइड्रोजन क्षमता को जोड़ना है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का शुभारंभ 2014 में हुआ। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य भारत के घटते वन क्षेत्र का संरक्षण, ठीक है, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन का अनुकूल उपाय करना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब देखिए इसके विषय में क्या प्रश्न आ सकता है। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1980 लगाइएगा। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, बल्कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। याद रखिएगा, इसमें एक शब्द जुड़ जाता है, इसीलिए मैं इसको 2 बार रिपीट किया हूं। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना, अनारक्षित या आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि को दूसरे कार्यों के प्रयोग हेतु सरकार की अनुमति लेने के साथ साथ वन संरक्षण अधिनियम के नियमों का पालन करना है। वायु और जल संशोधित अधिनियम 1987 में आया, बस याद रखिएगा, इसके विषय में यही पूछ सकता है। इसे 1987 में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को वायु प्रदूषण, शोर आदि को नियंत्रण करना है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, किस प्रदूषण से जो है ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर बताए थे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल पटरियों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं उसे ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध किस प्रदूषण से है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, राजकीय पेड़ जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में देखिए, जो प्रश्न पूछे बताएंगे तो इसी बहाने थोड़ा सा रिपीट हो जाएगी, थोड़ा सा आपकी टाइपिंग करेंगे तो माइंड में वो घूम जाएगा। ठीक है,
बाकी जब लाइव क्लास आके आपको जब हल कराएंगे क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, इसमें क्या पूछ सकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति इसकी पहले की कई नीतियों का एकीकरण करती है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का उद्देश्य मानव के अनुकूल पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण रोकना, संस्थाओं, शिक्षा समुदायों आदि द्वारा जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण की विधि, ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण की दो विधि निम्नवत है। पहला स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है वाय स्थानीय संरक्षण या एक्सटर्नल या एक्स सीटू कहा जाता है। इसको एक्सटर्नल कह सकते हैं या एक्स सीटू के नाम से भी बुक में लिखा रहता है, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, ये शब्द ज्यादा लिखा रहता है बुक में। तो इसको देखा जाए, सबसे पहले आप जानिएगा जैव विविधता, मैक्सिमम लोग जान रहे होंगे जैव विविधता क्या है। वह स्थान जहां सभी तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, उस स्थान को जैव विविधता वाला स्थान कहा जाता है। भारत में इकलौता जैव विविधता क्षेत्र, याद रखिएगा, शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है, पालघाट केरल में है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत में जैव विविधता मेघालय क्षेत्र में, पूर्वी तटों में या पूर्वोत्तर राज्यों में है, ठीक है। तो अगर पूछे कि पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है, ठीक है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2002 में लागू हुआ। जैव विविधता के लिए भारत में मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो चेन्नई में बनाया गया, ये आप याद रखिएगा। जैसे आप ऐसे देखिए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और शहरी क्षेत्र में जाएंगे, तो कहाँ पे आपको पेड़ पौधे जीव जंतु अधिक संख्या में मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पौधे जीव जंतु अधिक संख्या मिलेंगे, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जैव विविधता अधिक है। आज शहरी क्षेत्र में क्या है, नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण जो है जैव विविधता कम है, ठीक है। अपनी भाषा बिल्कुल समझेंगे तो आपको कोई चीज समझ में आ जाएगा। तो ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि जैव विविधता के संरक्षण के दो नियम है, कौन कौन। पहला स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, यानी जो जीव जंतु पेड़ पौधे जहां जन्म लेते हैं वहां उनका संरक्षण किया जाए, वहां उनका देखभाल किया जाए, उस स्थान को स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। जो जो प्रश्न आता है सब इसमें कंटेंट में मैंने डाला हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िए। जीएस की ऐसी की तैसी कर देंगे, आप पढ़िए, बिल्कुल एग्जाम आने दीजिए, फिर देखिए कितने तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्सटर्नल, ये जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन किसे कहेंगे, किसी जीव जंतु पेड़ पौधों को उसके जन्म स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर उसका प्रोटेक्शन किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, उसे जो है एक्स सीटू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या आता है, आइए उसमें हम लोग देखते हैं। स्वस्थानीय देखेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण उसे कहते हैं जब पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को उसके निवास स्थान पर संरक्षण दिया जाए, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय पार्क मतलब जहां उन लोग का जन्म, जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु है किसी ऐसे स्थान पे है, बहुत ज्यादा उनकी संख्या है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उस स्थान को घेर देगी, घेर के कहेगी ये राष्ट्रीय पार्क हो गया, यहाँ जो इनको संरक्षण वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं राष्ट्रीय पार्क पहले खुलेगा फिर उसमें जीव जंतु पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, ऐसा नहीं, वो पहले से प्राकृतिक रूप से लगा रहता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे वाय स्थानीय संरक्षण में, वाय स्थानीय संरक्षण उसे कहते हैं जब पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को उसके निवास स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाए, जैसे चिड़ियाघर, जीन बैंक, बीज बैंक, ठीक है। अब इसका डिटेल आपकी परिभाषा आगे हम बताएंगे, बता रहे हैं, और क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसको भी डिटेल वहीं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण दिया जाता है, याद रखिएगा, सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्क की घोषणा राज्य सरकार करती है। ये प्रश्न उठाता है, ऑप्शन दे देगा कि नेशनल पार्क की घोषणा कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, कोई नहीं। तो ठीक है, यहाँ आप क्या याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पार्क की घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार करती है, और किसका संरक्षण होता है, तो सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण होता है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, नेशनल पार्क में जो है बिल्कुल जो है सबसे अधिक इसमें प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए ये पॉइंट आपको। पहला पॉइंट है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। उसके बाद हैली इसका नाम था, लेकिन यहीं से आप जानिए, यहीं से आपका काम चल जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को वर्तमान में अभी इस समय रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, ये आप जानेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का सबसे छोटा, इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस्क राष्ट्रीय पार्क लद्दाख में है। ये जम्मू कश्मीर में किताब में कहीं दिया होगा, अब लद्दाख जानिएगा, जब से बंटवारा हुआ तो ये कहाँ चला गया, लद्दाख में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय पार्क। दाजिगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। कश्मीरी हिरन, इसी को हंगुल कहा जाता है, कश्मीरी हिरन या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। मानस व काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कई बार। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है, जो लोकटक झील में है। ठीक है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। जैसे अब प्रश्न ये भी आता है कि भारत का तैरता हुआ मकबरा किसका है? तैरता हुआ मकबरा सासाराम में है। क्या आप बताएंगे किस शासक का है? नेक्स्ट देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में साइबेरियन सारस के पाया जाता है। जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्रूनो, ये तो रटे रहना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रूनो राष्ट्रीय पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में है और चीता के लिए प्रसिद्ध है। बल्कि करंट के वही जो भी इसके करंट आ सकते हैं, करंट वाले क्लास में मैंने इसको नोट कर लिया है, और आप जब उसकी अभी सीरियल पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे बताएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा आप देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। आप समझ में आ रहा ना आपको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखिए फिर से बता दें, यानी हम लोग इसको समाप्त कर लिए, हम लोग 100 स्थान पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय पार्क समाप्त कर लिए, वन जीव अभ्यारण्य पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वायु स्थानीय संरक्षण पढ़ेंगे, इसमें चिड़ियाघर पढ़ेंगे, जीन बैंक पढ़ेंगे और बीज बैंक हम लोग पढ़ेंगे। तो अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क समाप्त हो गया। वन जीव अभ्यारण्य देखेंगे। वन जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। वन जीव अभ्यारण्य क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार करती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कच्छ डेजर्ट गुजरात में है। भारत का सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य पिट्टी गुज आइलैंड लक्षद्वीप में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर मेरठ में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य पटना जिला एटा में है, बिहार मत लगाइएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जिला है एटा, वहीं पे पटना है। कभी कभी ऐसे इजी प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में कि वहां जो है गलत बच्चे कर देते हैं। जैसे एक बार पूछा हुआ था चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। ये भी पूछा हुआ था कि हस्तिनापुर किस जिले में है? ठीक है। नोएडा किस जिले में है? ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा केंद्र सरकार करती है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसकी घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार। एक ऐसा क्षेत्र जो किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु के लिए सुनिश्चित कर दिया गया हो, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है, जिसमें 12 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब देखिएगा, आप हमने सालभर देखा आपके एग्जाम का, और क्या होता है इसी 18 में से किसी का नाम दे देगा, ऐसे कि सुमेलित करिए,
कि ये किस राज्य में है, या दे देगा सीधे कि यह कहाँ पे है, किस राज्य में है, नीचे 4 राज्य का नाम दे देगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित है। अब देखेंगे ये क्रम दिया हुआ है, 18 हम लोग देखने जा रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये देखिए 18 हम लोग पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला, नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में ये तमिलनाडु में आंसर लगाइएगा, केरल कर्नाटक के बॉर्डर में भी आ जाता है। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। ठीक है, तीसरा है मन्नार की खाड़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है तमिलनाडु। ये भी प्रश्न पूछा हुआ था, मन्नार की खाड़ी किस भारत के राज्य के अंतर्गत आता है, तो तमिलनाडु लगाएंगे। ठीक है, आप जानते होंगे भारत और श्रीलंका की जो सीमा है उसका जो विभाजन पाक जल डमरू से होता है, लेकिन समुद्री सीमा का विभाजन मन्नार की खाड़ी से होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ है, मेघालय में है। पांचवा है सुंदरवन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में है। छठवां है मानस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये असम में है। सातवां है सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये उड़ीसा में है। आठवां है दिहांग दिबांग जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नौवां है पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में है। 10वां है अचानक मार अमरकंटक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में है। 11वां है कच्छ कारण जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, गुजरात में है। ठीक है, 12वां है शीत मरुस्थल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश लद्दाख में है। 13वां है कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, सिक्किम में है। ठीक है, 14वां है अगस्त मलाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, केरल तमिलनाडु में है। 15वां है बृहद निकोबार जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, 16वां है डिब्रू सुखवा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, असम में है। 17वां है श्रीशैलम नागार्जुन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में है। 18वां है पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नोट बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, नोट का भी दिमाग में नोट कर लीजिए। भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी तमिलनाडु में, कहा 1986 में। भारत का सबसे नवीन मंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना मध्य प्रदेश में है। पन्ना की खान से हीरा निकाला जाता है, याद रखिएगा, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण, गुजरात में है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सुखवा असम में है। अब यही दे देगा, ऐसे नाम दे देगा आपको और नीचे मिलान करने के लिए दे देगा, अलग अलग राज्यों का नाम आपको मिलान करना होगा, सुमेलित करना होगा। ठीक है, तो इसको आप देखे रहेंगे तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। अक्सर मैं कहता भी हूं, याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके आसान प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आसान प्रश्न गलत होगा वहीं बाहर हो जाएंगे आप तुरंत। फिर देखिए भारत का प्रथम समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कच्छ, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन कहाँ, पटना में, याद रखिएगा। वैसे अनुसंधान के कई जगह खुल रहा है। ठीक है, भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम पराग कर पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुस्थानीय संरक्षण। अब उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चिड़ियाघर। फिर से देख लीजिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए हम बता दे रहे हैं बैक करके। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो है वायुस्थानीय संरक्षण। इसमें पहले पढ़ेंगे चिड़ियाघर, फिर जीन बैंक, फिर बीज बैंक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें वायुस्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब देखिए इसमें चिड़ियाघर वह स्थान होता है जहां दुर्लभ तथा पशु पंछियों तथा अन्य जीवों को उनके स्थान से प्राकृतिक आवास क्षेत्र बनाकर उन्हें वहां देख रेख के साथ पालन पोषण किया जाता है। ये बताए थे आपको। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1972 याद रखिएगा, वन जीव संरक्षण 38 क के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में है। कुछ महत्वपूर्ण चिड़ियाघर निम्नलिखित है, याद होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, नई दिल्ली में। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। एरोमेटिक गार्डन कहाँ है, उत्तराखंड। और एलन फॉरेस्ट जू कहाँ है, कानपुर। बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जीन बैंक देखेंगे आप, जीन बैंक क्या होता है, जीन बैंक वह स्थान होता है जहां जंतुओं के वीर्य और अंडों को जैविकी फ्रिज में एक निश्चित तापमान पर संरक्षित किया जाता है।
जीन बैंक में आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, जिसमें अलग अलग प्रकार की फसलों के बीजों के प्रजातियों को भी रखा जाता है। जैसे यूरोप में जाएंगे तो ऐसे न्यूज सुनने में आता है यूरोप में या वेस्टर्न कंट्री में कि जब नई नई वहाँ शादी होती है तो शादी वो लोग क्या करते हैं, जीन बैंक में अपने जो है वंशज को रख देते हैं। ठीक है, 8-10 साल बाद जब वो अपना घूम लेते हैं, फिर उनको बच्चे की आवश्यकता महसूस होती है तो फिर उसकी वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीन बैंक जो है भारत में, याद रखिएगा, अगर पूछे सबसे पहले कहाँ किस राज्य में खुला तो क्या आंसर देंगे, महाराष्ट्र में। देखिए लिखा भी हुआ है, भारत का प्रथम बीज बैंक मुंबई महाराष्ट्र में खुला। ठीक है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, और जंगली स्पीसीज के पौधों और बीजों का संरक्षण इसमें होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये लखनऊ में है, मछलियों के अनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण इसमें होता है। राष्ट्रीय पशु संसाधन ब्यूरो करनाल में है, हरियाणा में, और पालतू पशुओं के अनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण इसमें होता है। ठीक है, बीज बैंक देखेंगे, बीज बैंक अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए जिस स्थान पर बीजों का भंडारण किया जाता है उसे बीज बैंक के नाम से जाना जाता है। बीज बैंक को बीज पुस्तकालय भी माना जाता है। ठीक है, बीज बैंक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के बीज को संरक्षित करने का एक तरीका प्रदान करता है। ठीक है, और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा। आप लोग जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किए हो कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।